carrying stories from the landscape of central India to his canvases. In the world of contemporary tribal art, Dilip Shank is a celebrated voice. A forerunner of the folk and tribal renaissance in the Indian and global art world, Shank's work retained the soul of his community, culture, and tradition. Today, we are in conversation with the renowned Gond artist Dilip Shank as we uncover the inspiration behind his work and the journey that shaped him. नमस्ते दिलीप जी, कैसे हैं आप? ठीक। और आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? जी। मेरा नाम दिलीप श्याम है। मैं गोंड चित्रकार और मेरा जो गाँव है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, पाटनगढ़ है, वो वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा बचपन जो गाँव में ही गुज़रा। उसके बाद फिर जो मेरे चाचा जो कि जंगल शिष्य हों, मेरे पिताजी से छोटे हैं वो, तो उनके माध्यम से मैं भोपाल में आया और फिर भोपाल में आके काम सीखा, उनके साथ ही रहा। उसके बाद फिर काम सीखने के बाद फिर चाचा के गुज़रने के बाद फिर मैं खुद का काम करने लगा और मुझे काम करते हुए अभी 30 साल हो गए। जी। तो गोंद आर्ट के साथ आपका जो पहली मेमोरी है, जो उसने आपके जो आर्ट शैली है, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया? आपका ताल्लुका गोंद आर्ट के साथ, वो हमारे साथ आप बताना चाहिए। ये पूछिए। जैसे मेरे जो चाचा थे जंगल सिंह श्याम, वो क्योंकि बहुत सरल और सीधा स्वभाव के आदमी थे और बहुत सहज और फिर अपने कला को बहुत अच्छी तरह से वो बनाते थे सारा कुछ। अच्छा, क्योंकि हमारे गोंड आर्ट में हम प्रकृति वो ज़्यादा दर्शाते हैं, हम जो नेचर है उसको। तो जो मेरा गौण आर्ट की तरफ जो मेरा रुझान था, तो जैसे गाँव की दीवार में चाचा पेंटिंग बना के रखे थे, तो उस पेंटिंग को देख के मैं हमेशा उसकी नकल किया करता था कि जब छोटा था मैं 5-6 साल का, तब स्कूल से आने के बाद उस पेंटिंग को देखता था और उसी पेंटिंग को देख के मैं अपनी पेन कॉपी में पढ़ाई खत्म होने के बाद उस पेंटिंग को ही पेन कॉपी में उतार के और रख लिया करता था। क्योंकि जब चाचा भोपाल से वापस गाँव जाते थे, तब वो उनको मैं उस चित्र को दिखाता था कि चाचा मैंने इस पेंटिंग को बनाया है, आप देखिए करके। तो वो बड़ा खुश होते थे क्योंकि चाचा के बारे में बहुत सारे लोग बताते थे कि वो विदेश जाता है, चेन्नई जाता है, बेंगलोर जाता है, सारी जगह बात सुनता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि काश बड़ा होके शायद मैं भी ऐसा काम करूँ और फिर अच्छा काम करूँगा तो चाचा से मुझे सीखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ से मेरा रुझान जो है पेंटिंग बनाने की तरफ, और मेरी पेंटिंग को देख के क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे जो चाचा थे वो साथ ही रहते थे। तो उसके पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट भोपाल में आके रह रहे थे। तो उनको देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए करके, तो मुझे वो साथ में लेके आ गए। और वो जो एक आर्ट को मैं दीवार में देखा था, उस आर्ट के बाद जब भोपाल में आया था, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे उनके साथ काम करते थे। उनके आर्ट को देखने का मुझे मौका मिला और आर्ट को देखकर था पल में आके मैंने पढ़ाई भी की, मुझे स्कूल में डिवीज़न दिख रहा था। उसके साथ-साथ जो लोग काम करते थे जैसे सुरेश दुबे, भज्जू श्याम है जी, पद्म श्री है, वैकुंठ जी हैं, तो ये सभी लोग चाचा के पास काम करते थे। तो उनके काम को देख के ही मेरा रुझान जो और बढ़ गया कि मैं शायद बॉन्ड आर्ट करूँ और इसकी तरफ जाऊँ कर। तो हम ये देखते हैं कि जो गोंड आर्ट है, उसका प्रचलन मुख्य रूप से मौखिक होता है, कहानियों के माध्यम से। तो क्या ये कहानियाँ आपके आर्टवर्क में भी हमें नज़र आती हैं? जी, हमारा जो बॉन्ड आर्ट है मुख्यतः हम कहानी दर्शाते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं हमको बताते हैं कि पहले जानवर आपस में बात करते थे, पक्षी आपस में बोलते थे, उनकी इशारा समझ लेते थे लोग। और फिर पहले धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले धरती में क्या था, चाँद सूरज कैसे बने, फिर सारा कुछ देवी देवताओं की कहानी कि इस देवी की ये कहानी है। क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म है बहुत बड़ा एक हर चीज़ में हम देवी देवताओं को बहुत पूजते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उसी आधार पे हम लोग पेंटिंग ही बनाते हैं। तो ये तो मेन हमारा पेंटिंग जो है उन कहानियों पे ही आधारित होता है। तो आप अपने काम की प्रक्रिया को भी थोड़ा विस्तार से बताइए विस्तृत रूप से। जी।
जैसे गोंड आर्ट का मुख्य जैसे मेरे जो गुरु हैं बताए हैं, मैं कुछ मेरी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे सुनते जो आया हूँ कि गोंड आर्ट हमारा मुख्य जो है ढिगना से उत्पन्न हुआ है। ढिगना जो हम लोग आ, आंगन में चारों तरफ ढीग लगाते हैं, तो वहाँ से भी उसका एक उठ के आया। तो जैसे मेरे चाचा जो थे जंगल शिष्य, सबसे पहले उनके माध्यम से ही पेंटिंग उत्पत्ति हुई। वो गाँव में हर शादी के मौके पे, हर त्योहार के मौके पे, जैसे दिवाली का सीज़न हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, दिवाली का जो त्योहार आता है, उसमें हम गाय-बैलों का चित्र बनाते हैं, क्योंकि उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो उस हिसाब से चाचा हमेशा दीवालों पे चित्र बनाते थे। तो उसके बाद फिर वो पेंटिंग बनाए, और उसी पेंटिंग को देख के फिर लोग बाग खुश होते थे कि एक ही कलाकार था उस टाइम में जो चित्र में दीवारों पे चित्र किया करते थे। तो उसी टाइम फिर वो ऐसे कलाकारों की खोज करते-करते जे स्वामीनाथन जी जो भारत भवन के डायरेक्टर थे, तो वो लोग कलाकार की खोज करने गए थे, को पूछे कि एक चित्र किसने बनाया है? तो सब लोगों ने बताया कि जनगत श्याम ने बनाया है। तो उसके माध्यम से फिर वो उसको कलाकार की खोज हुई, और उसको लेके फिर भारत भवन में तो बुला के फिर उनको नौकरी दी। और उसकी तरह से फिर चाचा जो है सभी कलाकारों को भी भोपाल बुलाया, सबको काम करने का मौका दिया। आज हम जो भी हैं उनकी बदौलत है। हमारे जो कलाकार हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनके घर में अगर चूल्हा जल रहा है, तो वो हमारे भगवान हैं, उनकी बदौलत ही हमको सारा कुछ मिलता है। दिलीप जी, जैसा कि आपने बताया कि गोंड कला में प्रकृति और प्रकृति से जुड़े तत्वों का, उनकी आकृतियों का एक विशेष स्थान है, महत्व है। तो आप ये जो प्रकृति है, ये आपकी कला प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है? क्योंकि हम जैसे बॉन्ड आर्ट है, जो चित्र बनाते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, उस चीज़ को हम पेंटिंग में दर्शाते हैं। जैसे पेड़ है, क्योंकि जैसे हमारे जो मुख्यतः जो हमारे पूजनीय पेड़ हैं, जैसे साजा का पेड़ होता है, महुआ ट्री होता है, जिस पेड़ों के माध्यम से हम लोग अपने देवों को उनके पत्तों से भोजन अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी महिमा है। उन्हीं पेड़ों से हम लोग हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बनाते हैं, जैसे बाना है। तो वो सारा कुछ हम एक प्रकृति से ही अ, लेके, और फिर फिर जानवर कहे या फिर पेड़ पौधे कहे, सारा कुछ जो चीज़ हम देखते हैं कि उसी चीज़ को हम पेंटिंग में उतारते हैं। तो गोंड आर्ट में, कला में अनेक तरह के पैटर्न्स का, रेखाओं का, कई सारे प्राकृतिक तत्वों का बहुत महत्व है। जी, जी। तो आप इन रेखाओं और आकृतियों की भूमिकाओं को कैसे समझते हैं? जैसे गोंड आर्ट में मुख्यतः जो हमारा जो सिग्नेचर फॉर्म है, एक कलाकार का जो पहचान है, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं सॉरी जनरल सी श्याम, उनने इसके बारे में सभी कलाकारों को काफ़ी बोला कि आप अपना खुद का पहचान कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपका पहचान भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। आपको उस रेखा या फिर उस चिन्ह के माध्यम से पहचाना जाए। जैसे मेरा अगर मैं दिलीप श्याम हूँ, तो दिलीप श्याम अगर काम से जाना जाए वो चीज़ कि ये काम अगर काम किया है तो उसका पैटर्न क्या है? वो किस रेखा पे, किस बिंदु पे काम करेगा। तो वो हमारा गोंड आर्ट में मेन है। तो सभी कलाकारों के पास एक हमारा पहचान होता है कि मैं इस रेखा के इस बिंदु पे या पे इस लाइन पे काम करूँगा ताकि मुझे जाना जाए। वो सिग्नेचर बुक भी बना हुआ है। तो उसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। और सभी आर्टिस्टों को हम लोग जैसे अभी जूनियर जो आर्टिस्ट हैं उनको भी यही कि आप अपना खुद का पहचान बनाइए ताकि आपको उस बिंदु से, उस रेखा से, उस चिन्ह से आपको जाना जाए। तो आपका क्या पहचान है? आपकी कौन-सी रेखा, क्या बिंदु है जो आपकी पहचान? जी, तो जैसे हम लोग कोई भी रेखा या चिन्ह चिह्नित करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि उसकी कहानी क्या है, उसका महत्व क्या है, अपने जीवन में हम उसको कैसे दर्शाएँगे, अपनी पेंटिंग में किस तरह से उसको खूबसूरती से दिखा पाएँगे करके। तो मैंने ये जो चुना था, एक तो जैसे हम लोग जो खाट होता है, तो उसके बाद एक छोटा-सा मचिया रखने के लिए।
उसमें जो बुनाई होता है, जो रस्सी का, तो आगे पीछे ऐसे करके, तो उस धागा को मैंने देखा, बुनाई को, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पेंटिंग में ऐसे मैंने मच्छिया गाथा उपयोग किया। उसके बाद फिर अनाज, जैसे गेहूं की बाली है, तो अनाज से ही सारा कुछ है, तो मैं मेरी पेंटिंग में गेहूं की बाली, मच्छिया गाथा, और फिर एक तो जो ढिगना पोम होता है रालू वाला, उसका उपयोग करता। तो वो मेरा सिग्नेचर बुक में भी वो ही सिग्नेचर है। तो आप जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक बॉन्ड आर्ट है और जो समकालीन कंटेम्प्रेरी बॉन्ड आर्ट है, जी, आप दोनों के अंतर को कैसे समझते हैं? जैसे पहले गोंड आर्ट में अभी तो बहुत सारा देखेंगे कि नेट में देखते नए-नए आइडिया आ जाते हैं। उस टाइम तो कुछ नहीं होता था। अगर हम उस चीज़ को अपने सोच से ही सारा कुछ दर्शाते थे। लेकिन अभी कुछ चीज़ ऐसे है जो हमको अगर मोबाइल खोल के देखिए तो नया आइडिया नहीं, हमको अगर पेड़ में थोड़ा-सा अगर इसको फेर-बदल करना है तो इस तरह से भी करते हैं, क्योंकि जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं वो नए पुराने ही आकृति से ही चित्र बनाएँगे। लेकिन जो नए जनरेशन के जो लड़के हैं, जो काम कर रहे हैं, वो महिलाएँ, तो वो नेट के माध्यम से उपयोग लेके उसको थोड़ा-सा नया रूप देंगे या फिर कुछ करेंगे, क्योंकि फिर उसी थीम को हर को भी बोला जाता है कि आप भी कुछ नया कीजिए, क्योंकि हम जो पुराना काम करते थे वही चीज़ को पकड़ के रखे। जी। तो लोग कहते हैं कि आप भी थोड़ा-सा समय के अनुसार आपकी पॉलिटिक्स की चीज़ कीजिए। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि शायद फ़र्क तो पड़ा है सबका। पहले वाला जो आर्ट था और अभी वाला जो आर्ट है, थोड़ा-सा फ़र्क है। और जो आपकी कला है वो एक परंपरा से, एक सामुदायिक परंपरा से जुड़ी हुई। जुड़ी हुई। जी, तो आप इसे एक सामुदायिक प्रैक्टिस के रूप में देखते हो या एक पर्सनल जो आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, आप उस तरह से देखते हैं? आप कैसे देखते हैं? दोनों में कुछ समादेश, कुछ ऐसा? वो तो पहले से ही जो काम हम चलता आ रहा है, वो हम जो कर रहे हैं वो तो पहले से ही ऐसा है, लेकिन कहानी वही है। चित्र बनाने का थोड़ा टेक्निक चेंज हो गई है, क्योंकि हम कोई कहानी कहानी को उसी तरह से बताएंगे जैसे पहले हमें पूर्वज जो बताए। चित्र जो है वो थोड़ा सा बदल गए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर टेम्पररी मीडियम्स में जब आप काम करते हैं, जब आप देखते हैं कि म्यूज़ियम्स में, गैलरीज़ में जो गोंड आर्ट जब वहाँ पे डिस्प्ले होती है, तो फिर ये भी आपके आर्ट स्टाइल में कुछ बदलाव लाता है, कुछ इन्फ्लुएंस डालती? जैसे हम गैलरियों में अपना खुद का काम या दूसरों का काम देखता हूँ मैं जाके, तो वहाँ जैसे गैलरी में अगर देखें तो अगर सिर्फ बोन का ही एग्जीबिशन है या फिर काम लगा हुआ है, या फिर दूसरे आर्टिस्ट के जैसे बॉन्ड के अलावा और भी मॉडर्न आर्ट हो गया या कंटेम्प्रेरी आर्ट हो गया, दूसरे आर्ट भी लगे हैं, तो उससे थोड़ा-सा लगता है कि शायद हम आर्ट में थोड़ा चेंज करें या फिर इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो उसमें मुझे बदलाव तो ऐसे नहीं लगता, क्योंकि हर आर्ट का काम करने का फ़ॉर्म अलग है, काम करने का टेक्नीक अलग है। तो आर्ट को देखने के बाद तो खुशी होती है कि अच्छा लगा है कि इनके साथ भी हमारा आर्ट भी यहाँ लगा हुआ है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, और क्योंकि कोई भी आर्ट को हम अगर काम करेंगे तो सबसे पहले तो सोचते हैं कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, क्या लिख होना चाहिए, क्या कहानी दर्शा रहे हैं, क्या नहीं तक। तो वो चीज़ है उसमें पेंटिंग में। तो आपकी कोई व्यक्तिगत अनुभव या कोई हस्ती जिसने आपके कार्यशैली को बहुत प्रभावित किया है? मेरे जो गुरु हैं, मैं उन्हीं को सारा श्रेय देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से मैं आज हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो मेरा सारा कुछ श्रेय जो है मेरे स्वर्गीय जंगन श्री श्याम को जाता है। उनके माध्यम से ही मैंने प्रैक्टिस सीखा है और उनको मैं अपने कार्य क्षेत्र का सारा कुछ जो उनको हिस्से दे दिया। जब दर्शक या व्यूअर्स जब आपके काम डिस्प्ले होते हैं, तो वो जो फीडबैक्स देते हैं, तो उनको आप किस तरह से रिसीव करते हैं? आपको कैसा लगता है उनके अनुभवों को, उनके फीडबैक्स को सुनना? जिसे काम को मेरा कोई भी देख के मेरे काम को तारीफ करता है तो बड़ा खुशी होती है, कि मैं उस समय उस काम की जो दाम है उसको भूल जाता हूँ कि शायद इसका दाम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो काम के बारे में अगर तारीफ होता है कि आपका काम बहुत सुंदर है,
आपने बहुत अच्छा कलर इसमें उपयोग किया है, बहुत छोटे-छोटे पैटर्न का उपयोग किया, बहुत मेहनत किया, तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ा और अच्छा करूँ, इससे थोड़ा-सा और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। खुशी तो डबल हो जाती है उस आर्ट को देखने के सुनने के बाद मेरे बारे में तारीफ़ जैसे करते हैं कि आपने बहुत खूबसूरती से इस काम को किया है, आपका कलर लगाने का जो टेक्नीक है तो उसने मुझे बहुत खुशी होती है उसका। आपको आपका श्रम फलीभूत होता है। तो क्या वो सारी कहानियाँ जो आप अपने कार्य के माध्यम से समझाना चाहते हैं लोगों को, हाँ, वो समझ जाते हैं? कुछ पेंटिंग ऐसे हैं जिसके बारे में हमको बताना पड़ता है कि मैं इस पेंटिंग के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता हूँ और फिर इसमें क्या कहानी है। कुछ ऐसे आर्ट होते हैं जी पेंटिंग है जिसको हम सिर्फ़ अपने प्रकृति फिर अपने ये जंगल के बारे में थीम है, तो हम बताएँगे कि भाई जंगल में अगर आपस में जानवर अगर किस प्रेम भाव से रहते हैं चिड़ियों में क्या रंग होता है, कैसे वो लोग आपस में एक-दूसरे को प्यार करते हैं, क फिर ये कौन-सा जानवर कहाँ पे स्थान रहता है उसका, जैसे टाइगर है, तो टाइगर को बनाइए तो टाइगर के आस-पास कौन-सा जीव दर्शा सकते हैं, तो टाइगर को अकेला ही हम लोग ज़्यादा उसमें चिन्हित करते हैं। जैसे हिरन बनाएँगे, तो हिरन के साथ खूब सारे पक्षी बना देंगे क्योंकि हिरन तो ऐसा खूंखार जानवर नहीं है। तो उसमें हम लोग फिर पक्षी बनाएँगे, उसके आस-पास खूब ऐसे जानवर भी दिखा देंगे। लेकिन टाइगर ऐसा है कि उसमें सोचना पड़ता है कि इसमें अगर पास में दिखाएँगे तो लोग बोलेंगे इतना तो नहीं है कि टाइगर भी और फिर हिरन भी पास-पास रह तो वो चीज़ है उसकी। तो अब जब फ़ोक और ट्राइबल आर्ट को जब एक मंच मिल रहा है, तो आपको बोन्ड आर्ट का अब भविष्य कैसा नज़र आ? अभी जैसे पहले का जो एक ओल्ड आर्ट का जो भविष्य था और अभी का जो भविष्य है बहुत आगे मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि अ, पहले जो कलाकार बहुत कम थे और अभी आई थिंक मतलब बहुत सारे कलाकार ऐसे हो रहे हैं आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहले तो सिर्फ हमारे गांव में ही काम होता था पार्सल लड़के लेकिन अब हर जगह हमारे क्षेत्र के आसपास इतने गांव भी है वो लोग भी करते हैं उसके साथ साथ शहर में आते हैं तो शहर के लोग भी बोलते हैं मैंने भी गोल्ड आर्ट किया है मैं भी बनाती हूँ मैं बना रहा हूँ तो वो चीज़ को देखते हैं तो उसका भविष्य जो है बहुत आगे जा रहा है लोग बाग जैसे पद्मश्री है तो पद्मश्री भी मेरा 2 लोगों को मिल चुका है। एक तो दुर्गाबाई को मिला है, भज्जू श्याव को मिला है। तो आर्ट पद्मश्री तक पहुँचना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे आर्ट को इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, लोग इसको ज़्यादा जानने लगे। उसके बाद फिर जीआई टैग भी मिल गया, तो जीआई टैग भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि हमारे आर्ट को एक चिह्नित किया गया, उसके बाद उसको जीआई टैग दिया। तो वो सारा कुछ आगे और अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है हमारे आर्ट तो अब आपसे आखिरी सवाल दिलीप जी, जी। आप अगली पीढ़ी के कलाकारों को, जो आने वाले कलाकार हैं या जो अभी काम कर रहे हैं, उनको अपने काम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? जैसे जितने भी मेरे जो कलाकार हैं और जो अभी काम कर रहे हैं नए जनरेशन के, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी खुद की पहचान बनाएँ और किसी नकल की इसमें ना करें क्योंकि जो हमारे जो गुरु बता के गए हैं कि अपनी-अपनी पहचान होनी चाहिए तभी आपकी पहचान है। तो बोल्ड आर्ट में एक सिग्नेचर का बहुत बड़ा महत्व है। तो सिग्नेचर ढूँढ के और फिर अपने ही जो रीति-रिवाज है उसी पे काम करके और फिर अपने काम को करें। ताकि हर कलाकार के लिए अच्छा होगा और बहुत सारे काम भी आपको मिलेंगे और फिर आप पहचाने जाएँगे उन आर्ट के एक कलाकार रहकर। नहीं तो सब एक ही जैसा काम करेंगे तो किसी कलाकार का कोई काम कर रहा है कोई क्या लोग मतलब एक ही जैसा काम होने से कोई पहचान है तो सभी कलाकारों से मेरा एक ही निवेदन है कि नए रूपरेखा से काम करें और फिर अपनी खुद पहचान की ही आर्ट को आगे ले जाने की कोशिश करें। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपके कला के बारे में जानकर हमारी जो ज्ञान की सीमा है, वो और भी बढ़ी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम चाहते हैं कि आपका काम
आप इसी तरह से प्रवृत्ति करते हैं। वो संत लोग का उनके साथ रास्ता न रहे तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।